रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप और देख भी रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी इस खास सीरीज में जो जहां हम सल्यूट करते हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स को। जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी भी कोई देश कोई स्थान किसी पैंडेमिक से गुजरा है तो वहां पे पहली जो थॉट आती है लोगों की वो ये होती है कि बेहतर हेल्थ केयर मिल पाए, अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हों। तो वहीं आधी चिंताएं आधे डर दूर हो जाते हैं। हालाँकि इस तरह की जानलेवा बीमारियाँ जब सामने आती हैं, कई नई जानकारियाँ आती हैं, कई ऐसी बातें भी फैल जाती हैं जो सच नहीं होती हैं और इन सभी दुविधाओं से निकालते हैं अच्छे डॉक्टर्स, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम। और अगर हम कोरोना काल की बात करें, हम आबू रोड की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल अस्पताल मौजूद है, जो कई सालों से हेल्थ की सुविधाएँ हमें देता आ रहा है, प्रदान करता आ रहा है। और आज हम बहुत खुशनसीब हैं हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ग्लोबल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिश्रा जी, और जिनके बारे में मैं आपको बता दूं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा भी रहे हैं और पिछले 30 सालों से करीब अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रही हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कोविड काल के दौरान जो हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे काम कर रहे थे, जो डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे थे, आगे भी किस तरह के काम चल रही हैं उनसे हम जरूर जानेंगे। अ, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। थैंक यू। नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कोविड काल के दौरान जो ये 8-9 महीने बीते, लेकिन जब शुरुआत हुई थी और ये कोविड की बीमारी अचानक से सामने आई थी, तब किस तरह की तैयारियां उस समय की गईं या किस तरह की मीटिंग्स की गई थी उस वक़्त? उस समय हमारे जो एसडीएम थे डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी थे, तो उन्होंने शुरू से ही हमें जॉइन कर लिया था। शुरू से ही मैं उनके साथ टेक्निकल पार्ट को पहले हमने देखा। फिर उस समय क्योंकि लॉकडाउन था, तो उस समय तो सबसे पहले यही था, ध्यान रखना था कि कोई बाहर से आए नहीं, किसी को सिम्पटम्स हो तो इमीडिएटली, तो जब भी कोई ऐसा कोई सिम्प्टोमेटिक व्यक्ति आता था, हम उसको प्रॉपर्ली स्क्रीन करते थे, उसको टेस्ट करते थे। तो लकीली सब लोग नेगेटिव आते थे। हॉस्पिटल में सडनली कोई पेशेंट आ जाता था, कोई अहमदाबाद से होके आया है, कोई कहीं से होके आया है। तो पहला हमारा था वो फैक्ट्स कलेक्ट करने का था कि फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि शुरू-शुरू में लोगों को पता ही नहीं था, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था इस बीमारी के बारे में। नई बीमारी थी, उसके सिम्पटम्स क्या हैं, उसकी मैनेजमेंट क्या है, हर एक अपनी बात करता था। रोज़ नई बात होती थी, जैसे इन्फोडेमिक थी एक किस्म के, इन्फॉर्मेशन का ही एक्सप्लोजन हो रहा था। लेकिन हमारा काम यही था कि लोगों को स्क्रीन करना, उनको आश्वस्त करना, उनको ये बताना कि इससे इतना भय करने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की बात है। उस समय तो सब लोग घरों में थे। मई तक तो सब कुछ शांति से निकल गया, लेकिन मई के बाद जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्सेशंस कम हुई, राजस्थान के लोग जो बाहर रुके हुए थे वो आए, तो तब धीरे-धीरे शुरू हुआ। और हम लोगों ने यही किया, हमने अपने पास एक माउंट आबू हॉस्पिटल में एक आइसोलेशन वार्ड क्रिएट कर दिया था। वो भी डॉक्टर गोस्वामी के साथ। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हॉस्पिटल के एंट्रेंस एक थी, तो हमने उसकी एंट्रेंस सेपरेट की, उसको अलग से एंट्रेंस दी और सभी अपने स्टाफ को ट्रेन किया कि कैसे जो पीपी किट्स है कैसे यूज करनी है, किस तरह से पेशेंट को मैनेज करना है। आइसोलेशन रूम बनाया, जो आइडियली होता है कि नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, एयर कंडीशन भी होना चाहिए, लेकिन वैसा रूम तो केवल हमारे पास 2 बेड्स के लिए था, लेकिन हमने एक पूरा वार्ड ही क्रिएट कर दिया। खैर उसको ज़रूरत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि नीचे मानसरोवर में इतनी व्यवस्था थी, इतनी कैपेसिटी थी कि ऊपर उनको कोई पेशेंट भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन पहले-पहले हमारा योगदान इस बात में रहा कि सरकार को जो भी हम सहयोग दे सकते थे, अपनी टीम स्क्रीनिंग करने के लिए भेजी, उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी तो एम्बुलेंस दी। इस तरह से हम उनको ना जिस स्टेप पे भी उनको कोई टेक्नीशियन चाहिए थे तो हमने टेक्नीशियन प्रोवाइड किया। तो जो भी सपोर्ट हम दे सकते थे और जो उनको ज़रूरत थी, वो हमने समय प्रति समय। अब उसके बाद इस पीरियड में एक और क्राइसिस ये थी कि जो नॉर्मल केसेज़ हैं, जैसे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं या मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं,
या हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, उनको कौन मैनेज करेगा? उनको भी सेफली मैनेज करना है। तो हम लोगों ने डायलिसिस की फैसिलिटी को एक्सपेंड किया, क्योंकि जो लोग बाहर भी जाते थे पालनपुर या उदयपुर डायलिसिस के लिए, उन सबको भी सुविधा यहाँ ही देनी थी। तो नीचे भी हमने एक डायलिसिस मशीन ऐड की, माउंट आबू में भी एक मशीन ऐड की। तो जितने भी डायलिसिस पेशेंट थे, सबको हमने मैनेज किया, किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया। ऐसे जो भी इमरजेंसीज़ आती थी, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ हम मैनेज करते रहे। हमारी मोबाइल क्लिनिक्स हैं 3, वो भी पूरे कोरोना काल में एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया। विलेजेस में जाती रही डॉक्टर्स, तीनों क्लिनिक्स जो हैं, डॉक्टर्स अपने प्रोग्राम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से जिन-जिन गाँव में उनको जाना था, लेकिन उनको यही हिदायत दी गई कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जो भी मास्क चाहिए, पीपी किट चाहिए, हैंड वॉशिंग के लिए सुविधा चाहिए, गाड़ी को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, वो सब उनको साधन दिए थे। तो उससे ये हुआ कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार की अपनी सेवाओं में ब्रेक नहीं आने दी, रुकावट नहीं आने दी। काम हमारा यथोस्थिति चलता रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग इलेक्टिव सर्जरीज़ नहीं कर रहे थे, जो प्लान्ड सर्जरीज़ थी, चाहे वो हर्निया की सर्जरी है या कैटरेक्ट सर्जरी है या जॉइंट रिप्लेसमेंट है या बच्चों के लिए जो हम क्लेफ्ट सर्जरीज़ करते हैं, उन सबको हमने हाल्ट दे दिया था। जी। और जैसा आपने कहा जो मोबाइल क्लिनिक्स हैं वो चलते रहे, जाते रहे, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ थे उनको कैसे मॉरली मोटिवेट किया गया या उनको किस तरह से ट्रेन किया गया? क्योंकि जब हम शुरुआत में कोविड के बारे में पढ़ते थे, तो बहुत तरह की अ, लोग थे, फैटेलिटीज़ भी हो रही थी, तो डर भी था, तो किस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया गया? वो लोग पहले से ही ट्रेन्ड थे। डॉक्टर्स एक मतलब उस गाड़ी में एक डॉक्टर होता था, एक ड्राइवर और एक एक उसमें असिस्टेंट होता था और बाकी के लोग जो होते थे वो गाँव में ही बेस्ड थे। हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं वो गाँव में ही बेस्ड थे, जिनको हम डॉट्स वर्कर भी कहते हैं। क्योंकि देखिए अब इस समय में जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं उनको भी दवा चाहिए। तो हमारे ये डॉट्स वर्कर उनको भी दवा पहुँचा रहे थे। उनको भी कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए तो वो भी दे रहे थे। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने किसी भी चीज़ में ब्रेक अगर मान लीजिए टीबी का पेशेंट है उसको दवाई प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? तो इन 6 महीनों में कहीं भी एक दिन भी ब्रेक नहीं आने दी। तो ये जितने भी फील्ड वर्कर्स थे हमारे फील्ड में, जितने भी गाँव हम कवर करते हैं, लगभग अबाउट मोर देन आई थिंक 70 के करीब विलेजेस हैं जिनको हम कवर करते हैं। तीनों ये 3 क्लिनिक्स हैं। तो उनमें 2 में तो ऐसी सिचुएशन थी फीमेल डॉक्टर्स थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी, बहनें थी तो भी उन्होंने हिम्मत रखी और अपना कारोबार वैसे ही गर्मी के दिन थे तो वो सुबह थोड़ा जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाते थे। सर्दी के दिन थे तो थोड़ा लेट जाते थे। बारिश के दिनों में भी हाँ, 1-2 बार थोड़ा जब पानी ज़्यादा आ गया था निचलागढ़ ऊपलगढ़ की तरफ तो तब 1-2 दिन हमने गाड़ी बंद की। अदरवाइज़ हमारी गाड़ियाँ नियमित रूप से जिन भी पेशेंट्स को ज़रूरत थी उन तक पहुँचती रही। क्या बात है और ऐसे सभी डॉक्टर्स उनको तो को, सभी प्रोवाइड स्टाफ नहीं को कर सपोर्ट जी, जी। जैसा आपने कहा पहले से उन्होंने भय हिम्मत तो था रखी और मतलब जी, भय था उनको लेकिन फिर भय भी था, हिम्मत रखी। भय तो उनको निकालना ही पड़ता हाँ, सॉरी हाँ। जी, जी, जी। मैं आपकी बात सुन पा रही हूँ और यहाँ मैं आपसे एक ये भी सवाल पूछना चाहूँगी डॉक्टर प्रताप जी कि क्या किसी तरह की कमिटी भी बनी आबू में और भी अस्पताल है या किसी कमिटी का निर्माण किया गया इस दौरान कोविड से जंग लड़ने के लिए? देखिए कमेटी का निर्माण हुआ था उसमें हमें रखा था हमारे से तो उन्होंने थोड़ी जानकारी ज़रूर ली, फिर एक सरकार ने एक बार तो डिटेल वो जैसे अपनी तरफ से नोटिफ़िकेशन इश्यू कर दी कि ट्रॉमा हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लिया हमने कोविड के लिए। ऐसे माउंट आबू मैंने उनको फिर समझाया कि ट्रॉमा में ब्लड बैंक है, सीटी स्कैन है और डायलिसिस के पेशेंट आते हैं, तो उनको हम कैसे मना करेंगे? तो मुझे एक बार कहा गया नहीं, नहीं हम डायलिसिस के पेशेंट्स को उदयपुर भेज देंगे। मैंने कहा वो प्रैक्टिकली नहीं लगता कि उदयपुर उनको कौन भेजेगा। खैर रोज़ मुझे फ़ोन आता था कि कोई डायलिसिस पेशेंट है, उसको एडजस्ट करो। हमने 2-2 3-3 शिफ्ट्स भी चलाई तो सब पेशेंट्स को अकोमोडेट किया। तो फिर मैंने खुद ही ऑफ़र किया था कि माउंट आबू के हॉस्पिटल में हम अलग से रास्ता बना देंगे, अलग से वहाँ फैसिलिटी क्रिएट कर दें और वो की।
हमारे जो तब एसडीएम थे डॉक्टर गोस्वामी, वो बहुत सुलझे हुए थे और वो हर बात को समझते थे। तो उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने म्युनिसिपैलिटी को भी कहा इनको जो भी मटेरियल चाहिए, साधन चाहिए सब आप प्रोवाइड करो। उन्होंने सब प्रोवाइड किए। फिर वहाँ पे हमने एक कोरोना के लिए ओम निवास है जो ब्रह्मा कुमारी इसका स्थान है माउंट आबू में, वो भी उनको दिया। उसको भी तैयार किया कि कभी आइसोलेशन की फैसिलिटी या क्वारंटीन के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमने सब साधन वहाँ प्रोवाइड किए। मैनेज उसको सरकार कर रही थी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी इतनी। उन्होंने वहाँ हॉलिडे इन में बनाया हुआ था, उसमें भी जो भी उनको मदद चाहिए होती थी, भोजन चाहिए होता था, सब हॉस्पिटल से हम प्रोवाइड करते थे उनको। ओके। और जैसे अगर जब जैसा कोविड के काल के दौरान टेस्टिंग बढ़ने लगी और कई मरीज सामने आने लगे, तो अन्य बीमारियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्या लोग अन्य बीमारियों के लिए आने से डरते थे अस्पताल, या फिर वो भी लगातार वैसे ही चलता रहा जैसे पहले चलता था? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इलेक्टिव सर्जरीज़ जो प्लान्ड है, पहले से पता है हर्निया की सर्जरी को आप पोस्टपोन कर देंगे या कैटरेक्ट को पोस्ट कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो इमरजेंसी सर्जरीज़ है, चाहे वो ट्रॉमा था, एक्सीडेंट से, वो हमने किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया, सब मैनेज करते रहे। हमने बीच में ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए। ब्लड डोनेशन कैंप्स क्योंकि ब्लड की ज़रूरत रहती है, तो वो भी किया हमने। तो तो ये उस हिसाब से किसी भी काम में रुकावट नहीं आने दी हमने। और जी। हाँ, ये ज़रूर था कि डॉक्टर्स के मन में भी भय था। एक पेशेंट हमारे पास उदयपुर से आया और वो हमें आईसीयू में रखना पड़ा, वो पॉज़िटिव आ गया। तो थोड़ा सब लोगों में एक यूँ कहें हलचल तो हो जाती है। एक पेशेंट ब्लीडिंग से आया, स्टमक से ब्लीडिंग कर रहे थे, उसकी एंडोस्कोपी करनी पड़ी। बाद में पता लगा वो पॉज़िटिव पेशेंट आया। तो लोगों को अभी हमने फिर प्रैक्टिस ही बना ली कि हमें पूरी सेफ्टी के साथ जो भी काम करना है। अब हमने क्या किया हुआ है, कोई भी पेशेंट आता है, तो जनरल वार्ड जो हमारा जी। आइसोलेशन वार्ड है, उसमें रखते हैं, उसका कोविड टेस्ट लेते हैं। जब कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो उसको नॉर्मल एरिया में शिफ्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद अगर उसको सर्जरी की ज़रूरत है, चाहे वो कैटरेक्ट है, चाहे वो क्लेफ्ट सर्जरी है, वो अब हम सब कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि स्टाफ की सेफ्टी, पेशेंट्स दूसरे पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए हम उनका कोविड टेस्ट करवाते हैं, फिर उनको सर्जरी के लिए लेते हैं। अभी तो नॉर्मल हम काम कर रहे हैं। इवन आई हॉस्पिटल में कैटरेक्ट सर्जरीज़ भी हो रही हैं, ट्रॉमा मैनेजमेंट तो हो ही रहा था और अभी जनरल सर्जरीज़ भी गॉल ब्लैडर की सब चल रहा है, क्योंकि अभी हमने एक किस्म से नॉर्मल कर दिया है। और हॉस्पिटल में हम हॉस्पिटल कैंपस में कोई पॉज़िटिव पेशेंट नहीं रख रहे। तो अभी जो ओम निवास बनाया था, जो भी कोई पेशेंट पॉज़िटिव डिटेक्ट होता है, तो उसको हम वहाँ रखते हैं और उसको डिस्टेंस से ही मैनेज करते हैं। जी। और जो आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, चाहे मानसरोवर के या माउंट आबू में जो बनाए गए, वहाँ पे किस तरह की सुविधाएँ दी गई, या किस तरह की तैयारियाँ की गई वहाँ के लिए? देखिए, जहाँ तक माउंट आबू की बात है, हमने वहाँ सब व्यवस्था दी। जैसे उनको जो भी भोजन चाहिए, उनको क्लीन लिनेन चाहिए, सफाई चाहिए, इन्फेक्टेड वेस्ट कलेक्ट करने के लिए उनको जो येलो बैग्स चाहिए, ब्लैक बैग्स चाहिए, दूसरी नॉर्मल वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, तो वो हमारा सब स्टाफ जाता था। लेकिन जो मानसरोवर में था, वो सब लोग मैनेज कर रहे थे, हमारे डॉक्टर गौतम मुरारका और डॉक्टर सलीम खान, ये सब लोग मैनेज कर रहे थे। उनको कभी भी कोई सपोर्ट चाहिए होती थी, कभी-कभी ऐसे रात को कोई टीम आ गई, उनको भोजन खिलाना है, उनको गाड़ी चाहिए। यहाँ भी मैंने उनको जब भी कभी कोई पेशेंट्स को पिकअप करने के लिए एम्बुलेंस चाहिए या उनको कुछ और साधन चाहिए, तो वो हमने सब प्रोवाइड यहाँ भी मैंने किया। यहाँ ट्रॉमा से एक एम्बुलेंस नियमित रूप से उनके पास जाती थी, पेशेंट्स को पिकअप करने के लिए। अगर रात में कोई सडनली कोई पेशेंट्स आ गए या कोई डॉक्टर्स आ गए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था चाहिए, तो हॉस्पिटल के किचन को मिडनाइट में भी खुलवा के उनको हमने भोजन वगैरह प्रोवाइड किया। मतलब ये थे कि हम क्लोज़ली वर्क कर रहे थे। उनके साथ मिलके हमने काम किया। जो भी ज़रूरत होती थी, जो हमें डिफ़िकल्टी आती थी, हम उनको शेयर करते थे। जैसे हमारे पेशेंट्स को कोविड टेस्ट करने की ज़रूरत होती थी, तो या उनको कोई डिफ़िकल्टी आती थी, वो हमारे साथ शेयर करते थे। मिल-जुल कर काम करते रहे और मिल-जुल कर काम करने में आसान हो गया सब काम। जी।
और आगे अभी आगे कोविड को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है और किस तरह के केसेस अभी करेंटली सामने आ रहे हैं? अभी केसेस स्पोरेडिक हो गए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन हमें अपनी सावधानी पूरी जारी रखनी है। हमने हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं कि हॉस्पिटल्स में हमें कोई भी सस्पिशियस पेशेंट आता है, तो उसका हाँ, कभी-कभी टेस्ट अवेलेबल नहीं होता, तो हम लोग सीटी स्कैन, चेस्ट का सीटी स्कैन करके हमें पता लग जाता है कि ये कोविड का पेशेंट है या नहीं है। तो वो भी बहुत मदद करता है। इन दिनों में जो जिसको हम एचआरसीटी कहते हैं, चेस्ट का सीटी, हमारे एक्स-रे डिपार्टमेंट ने तो रात-दिन काम किया है। मिडनाइट में भी पेशेंट्स आते थे, उनका सीटी स्कैन करना है या उनका एक्स-रे करना है। ऐसे लैब में भी टेस्ट होते रहे। तो मैं ये कहूँगा कि इमेजिंग डिपार्टमेंट में तो बहुत मेहनत की है, क्योंकि रिपोर्ट भी चाहिए लोगों को। तो एचआरसीटी एक अभी एक ऑथेंटिक टूल बन गया है कोविड के पेशेंट्स को डायग्नोस करने का, क्योंकि जो कोविड टेस्ट है वो फर्स्ट लगभग 6-7 दिन के बाद ज्यादा उसके पॉजिटिव आने के चांसेस है और उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो लगभग 70 टू 75% है। लेकिन सिटी जो है ना, दैट इज ए बिगर टूल। और अभी तो ये एक मैंडेटरी बन गया है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई 5-6 दिन के बाद आता है तो उसका आप सीटी कर लेते हैं। अगर सीटी क्लियर है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि इसको या तो इन्फेक्शन है नहीं, अगर है तो बहुत माइल्ड है, उसको घर पे ही छोड़ा जा सकता है। तो उस तरह से और हमने मैनेज अभी भी यही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि जहाँ आरटी-पीसीआर नेगेटिव भी है, अगर सीटी स्कैन में फाइंडिंग्स हैं, तो वी ट्रीट हिम एज़ अ कोविड पेशेंट ओनली। जैसा कि आपने बताया कि इस समय पेशेंट्स भी और मैनेजमेंट डॉक्टर मुरारका के साथ हो या और भी टीम के साथ हो, तो कम्युनिकेशन का आपने क्या रोल देखा कि जिस तरीके से बेहतर लोगों तक कम्युनिकेट किया अस्पताल ने या आपस में टीम्स के साथ कम्युनिकेट किया, क्या उससे कुछ आसान हुआ? क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा इस कोविड पैंडेमिक के दौरान? देखिए, जो टीम होती है उनको प्रॉपर्ली ट्रेन तो करना पड़ता है, चाहे वो टीम नर्सेज़ की है, चाहे वो टीम सफाई कर्मचारी की है, चाहे वो टीम सिक्योरिटी वालों की है, उनको सबको ट्रेन करना। ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ड्राइवर्स को पेशेंट्स पिकअप करना होता है और वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम हर एक व्यक्ति जो इन्वॉल्व्ड है, उसको फुली इन्फॉर्म्ड रखें। तो ये जो ग्रुप बनाया हुआ था इन्होंने, आबू का कोरोना ग्रुप, उसमें भी सब इन्फॉर्मेशन डालते रहते थे। एक कोरोना वॉरियर्स का ग्रुप बनाया, उसमें सब इन्फॉर्मेशन आती रहती थी। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होने से ये होता है कि आपको बिना एफर्ट के यू आर एबल टू कम्युनिकेट ऑल द फैक्ट्स। तो उससे बहुत अच्छा रहा कि हमें पता लगता था कि कौन पॉजिटिव आया है, कौन नेगेटिव आया है, किसको हमें रिलीज करना है। तो इट वाज वेरी गुड। डॉक्टर गौतम मुरारका वाज इजीली एक्सेसिबल। सबसे बड़ी ये होती है कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इस टाइम पे, कि अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को बात करना तो वो अवेलेबल होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा था। इवन जो हमारे सीएमएचओ हैं, वो भी बहुत ईज़िली अवेलेबल थे। उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते थे, तो वो कॉल बैक करते थे। हमें जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती थी, वो बहुत ईज़िली हम मैनेज कर पाते, चाहे वो सप्लाइज़ की मैनेजिंग थी, पीपी किट्स हैं या हैंड सैनिटाइज़र्स हैं या मेडिसिन्स हैं, वो सब ईज़िली एक्सेसिबल थी। हमने अपने सोर्सेज़ भी यूज़ किए। ब्रह्मा कुमारीज़ की फैमिली से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिली, इन द सेंस फाइनेंशियली सपोर्ट मिली, पीपी किट की सपोर्ट मिली। लोगों ने जो भी उनसे बन सकता था, वो सब किया। माउंट आबू के लोगों ने भी काफ़ी मदद की, लेकिन यही था कि सबको लूप में रखना पड़ता है, सबको ये बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे हमने कुछ जो आइसोलेशन वार्ड से ठीक होके लोग आए या कोविड अस्पताल में अपने ट्रीटमेंट के बाद लोग आए, तो उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे से बात करते हैं या कोई स्टाफ बहुत अच्छे से उनसे जब बात करते हैं, क्योंकि बहुत पैनिक स्थिति में होता है व्यक्ति, अगर कोई परिवार का कोरोना उनको लगता है कि संक्रमित हो सकता है, तो उससे उन्हें बहुत बेहतर लगता है, क्योंकि कोई कोई एंग्जाइटी भी फील कर रहे थे इस दौरान। तो उन्होंने इस इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है डॉक्टर जब मरीज से बात करते हैं या जो स्टाफ है वो मरीज से बात करते हैं, उनके परिवार से बात करते हैं?
देखिए, डॉक्टर्स को पूरी सिचुएशन पता होती है, वो निश्चिंत रहते हैं कि ये पेशेंट माइल्ड है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यही चीज़ पेशेंट को भी कन्वे करने की ज़रूरत है, उसको भी उसी शब्दों में समझाने की ज़रूरत है। जब हम पेशेंट को या उसके रिश्तेदारों को ठीक प्रकार से समझा सकते हैं कि आपकी डिज़ीज़ माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है या आपको कुछ नहीं है, ये भी बताना ज़रूरी है। तो जब उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्लियर कम्युनिकेशन होती है और डे टू डे बेसिस पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज़ हमने जो भी पेशेंट्स को भेजा, यहाँ से सिरोही गए या जोधपुर गए या अहमदाबाद गए, उन पेशेंट्स के साथ भी जो प्राइमरी फिजिशियन है अगर उसकी कम्युनिकेशन रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है पेशेंट को। तो इसलिए मुझे लगता है कि मरीज़ को तो इतना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या मेडिकली दवाई ले रहे हैं और क्या स्पिरिचुअली भी जब मेडिटेशन करते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ता है इस दौरान? अगर हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या हमारे कोई परिवार का कोई इसी बीमारी से जूझ रहे हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये जानते हैं कि अगर मन हमारा शांत होता है, संतुलित होता है और कूल होता है, तो उससे क्या होता है, एक तो हम डॉक्टर्स की बात को कंप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कई बार डॉक्टर्स की बात को हम डॉक्टर कहेंगे 3 बार दवाई खाओ तो मरीज़ समझेगा मैं 2 बार ही खाऊँगा। तो कहने की बात है, एक तो जब अगर कूल माइंड होता है, आप स्टेबल होते हैं, तो आप डायरेक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। दूसरा जो स्ट्रेस का नेगेटिव इफ़ेक्ट है, जो तनाव का नेगेटिव इफ़ेक्ट है, तनाव भी तो हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज़ करता है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है या जो डो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहें, उसको वो थोड़ा कमज़ोर करता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कोई भी साधना, मेडिटेशन, प्रेयर, शांति से चलना, तो ये योगा है, म्यूज़िक है, ये सब चीज़ें पेशेंट को एक सेंस ऑफ कंट्रोल देती हैं। क्योंकि हम अगर लाइफ में सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं है तो हम यूँ कहेंगे कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए और वो सेंस ऑफ कंट्रोल डॉक्टर्स, नर्सेज़ और परिवार के लोगों से। अब इस बीमारी में तो सबसे बड़ी दुविधा ये है कि परिवार का कोई रह ही नहीं सकता। तो लोगों में अभी ये जो पोस्ट कोविड स्ट्रेस के केसेस आ रहे हैं, अभी हमारे वार्ड्स में पोस्ट कोविड 2-3 पेशेंट्स एडमिटेड हैं। क्योंकि जिनको कोविड होने के बाद, कोविड से रिकवर होने के बाद कुछ न कुछ सिम्पटम्स चल रहे हैं, किसी को पेट की प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी को स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो वो भी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स अभी आने शुरू हो गए हैं। अब जो लोग जिनको पहले से दमे की या खाँसी की तकलीफ है, उनको कोविड होता है, तो उनकी रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लगता है और उनको पोस्ट कोविड भी फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि उनको वो रेज़िडुअल इफ़ेक्ट नहीं रहे। तो इसलिए अभी तक तो यूँ कहूँगा कि हमें अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है और मरीज़ों को भी एजुकेट भी करते रहना है और उनको जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उससे सपोर्ट करना है। जी। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इम्यूनिटी का ध्यान रखना है अपना। मैं अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगी डॉक्टर प्रताप जी कि फेस्टिवल्स का सीज़न है और इस दौरान अब काफ़ी एक लंबा समय बीत भी चुका है। तो इस समय आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैसेज तो सिंपल है और मुझे लगता है जो भी फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन सुनते हैं कि हमें मास्क पहननी है, 2 गज़ की दूरी बनाए रखनी है और हैंड हैंड सैनिटाइज़ करते रहना है। एक चौथी चीज़ मैं और ऐड कर सकता हूँ, जो भी साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट है कि हमें गार्गल्स करने चाहिए। बीटाडीन सॉल्यूशन होता है, बीटाडीन सॉल्यूशन से 1-2 बार अपने मुँह को रिंस करें, गॉगल्स करें जब भी आप बाहर से आते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, मास्क पहन के रखें, भीड़-भाड़ के इलाकों को अवॉइड करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने हाथ साबुन पानी जहाँ हो तो वहाँ साबुन पानी यूज़ करें, जहाँ साबुन पानी अवेलेबल नहीं है, तो सैनिटाइज़र यूज़ करें और गार्गल्स करें, एटलीस्ट 2 बार तो दिन में। बीटाडीन के गार्गल्स करें, अगर बीटाडीन अवेलेबल नहीं हो तो नॉर्मल सलाइन के नमक के साथ भी हम गार्गल्स कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे हम अपने आप को सेफ रख पाएँगे।
और और उसके अलावा जो इसलिए सबसे सिंपल चीज़ें हैं हाँ, सिंपल चीज़ें जो अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हैं, कि हम अपना ब्रेकफ़ास्ट प्रॉपर लें, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, नींद ठीक से करें और थोड़ा उलझे कम, उलझनों में नहीं जाएँ, स्ट्रेस नहीं, तनाव में नहीं जाएँ, बात को जाने दें, कुछ बात हो भी जाती है। तो ये वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएँगी। फिर तो बहुत सी बातें हम सुनते हैं घर में हमारे जो मसाले हैं, हल्दी है, कार्डेमम है, दालचीनी है, ये सब इन अ वे दे आर इम्यूनिटी बूस्टर्स। ये भले कोरोना जिसको हो जाएगा उसको मदद नहीं करे लेकिन कोरोना से बचने में मदद कर सकते हैं। जी, तो इसीलिए ये प्रिकॉशंस ज़रूर लें जैसा आपने कहा और बाकी मेडिकल अगर बहुत पूरी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और बहुत से लोग ठीक होके वापस गए हैं अच्छे खाना-पीने, दवाइयों, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद। तो आज रेडियो मधुबन के इस मंच द्वारा डॉक्टर प्रताप आप हमारे साथ जुड़े। हम आपको इस मंच द्वारा सैल्यूट करते हैं और धन्यवाद करते हैं उन सभी अ, लोगों की ओर से जो ठीक होके गए, उनके परिवारों की ओर से, जो सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी टीम को भी हम सैल्यूट करते हैं आज इस मंच द्वारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं रेडियो मधुबन के माध्यम से सभी को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएँ भी देता हूँ और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप में अलर्ट रहें और एक्टिव रहें, तो बीमारी आपके पास नहीं आएगी। ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक और दोस्तों ओम आप भी शांति। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसे और भी कोरोना वॉरियर्स को लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।